कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि तुम्हें पता होने चाहिए। एक बार ब्रीफली मैं तुम्हें रिमाइंड कराना चाहता हूँ आगे, ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। तुम लोगों को पता है कि नेचर में जितने भी फोर्सेस होते हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। और कैसे पता चलता है कोई फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं? उस फोर्स की वजह से वर्क डन कैलकुलेट करके हम देखते हैं कि फोर्स का वर्क डन पार्ट डिपेंडेंट है या पार्ट इंडिपेंडेंट है। या दूसरा तरीका है कि क्लोज लूप में उस फोर्स का वर्क डन 0 होना चाहिए। चेक करने के लिए कि कोई फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, हम चेक करते हैं कि उस फोर्स का वर्क डन किसी भी क्लोज्ड पाथ पे, ठीक है, यहाँ से मान लो ए पॉइंट से स्टार्ट किया और फिर ट्रैवल करके हम सेम पॉइंट पर पहुंच गए, तो कंप्लीट इस सर्कुलर पाथ में वर्क डन कैलकुलेट करो। वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे फोर्स का? तो हर एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के लिए देखो वहां पर फोर्स कितना एक्ट कर रहा है। ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इस एलिमेंट के लिए जो वर्क डन होगा वो तुम लिखते हो dw इक्वल्स फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो भी पॉइंट्स अभी बता रहा हूँ उसको बहुत ही केयरफुली सुनोगे, ठीक है, 100% अटेंशन के साथ। तो कंप्लीट लूप के अराउंड वर्क डन कैलकुलेट करने का मतलब है कि इस तरह के सारे एलिमेंट्स के अक्रॉस एलिमेंटल वर्क डन को ऐड कर दो। टोटल वर्क डन का मतलब होगा इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, ठीक है। और ये टोटल वर्क डन होगा कंप्लीट लूप में। और अगर यहाँ पे हम ये सर्कल लगा देते हैं तो ये सर्कल जो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम ये इंटीग्रल इवैल्यूएट कर रहे हैं किसी क्लोज्ड लूप में। ठीक, अब थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स यहाँ पे कि से तुम लोगों को थोड़ा फेमिलियर करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक इंटीग्रल बहुत ही ज्यादा यूज किया था, और उस इंटीग्रल का नाम था सरफेस इंटीग्रल। कोई मुझे याद दिलाएगा किसी भी क्वांटिटी के लिए सरफेस इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स का, या कोई तीसरा कोई वेक्टर है, किसी वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो तुम्हें सरफेस दे दिया गया है, ठीक है। चलो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, हाँ वेरी गुड, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस इंटीग्रल का क्या मतलब होता है। सरफेस इंटीग्रल का मतलब होता है कि उस सरफेस का हर एक एलिमेंट देखो, ठीक है, उस सरफेस का हर एक एलिमेंट देखो, ठीक है, और उस एलिमेंट का एरिया वेक्टर लो और वहां पे फील्ड वेक्टर देखो। चलो यहाँ पे लेटेस्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे थी, ठीक है, फील्ड कुछ मान लो ऐसे है, ठीक है। उस एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देखा और उस एलिमेंट पर एरिया वेक्टर देखा, ठीक है। तो सरफेस के किसी भी एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम सरफेस के एलिमेंटल एरिया वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, और इस तरह के हर एक एलिमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट करेंगे एरिया वेक्टर के साथ, तो इसको ऐड करने के बाद ये कहलाएगा सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। इसका स्पेशल नाम है, ये कहलाता है सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, ये कहलाता है सरफेस इंटीग्रल मैथमेटिकली। फॉर्चुनेटली ये जो सरफेस इंटीग्रल है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सरफेस इंटीग्रल का जो है, ये फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये सरफेस इंटीग्रल रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस सरफेस। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ नहीं है
नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है उस पर्टिकुलर एरिया के अक्रॉस। इस तरह से सारे एलिमेंटल एरिया के अक्रॉस अगर टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को काउंट कर लेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल है ये इक्वल होता है टू दी फ्लक्स थ्रू दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू दी सरफेस। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल का मतलब क्लियर है कि उस सरफेस के हर एक एलिमेंटल एरिया के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लो। ठीक है, लाइकवाइज हम एक और क्वांटिटी एक और इंटीग्रल डिफाइन करते हैं मैथ्स में और उसका नाम रखते हैं लाइन इंटीग्रल। और पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन्हीं दो इंटीग्रल्स पर डिपेंड करेगी। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल। तो इन दोनों इंटीग्रल की मीनिंग बहुत अच्छे से तुम्हारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। सरफेस इंटीग्रल का मतलब होता है उस सरफेस के हर एक एरिया के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लिया। अच्छी बात है कि ये जो सरफेस इंटीग्रल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल का। लाइन से समझ में ही तुम्हें आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक लाइन इंटीग्रल का मतलब किसी लाइन के अक्रॉस इंटीग्रल कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल का मतलब सरफेस के लिए, लाइन इंटीग्रल का मतलब लाइन के लिए। तो तुम्हें इस बार कोई लाइन दे दी गई है। ठीक है, तुम्हें कोई लाइन दे दी गई है। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे हैं और तुम्हें कोई भी लाइन दे दी गई, लाइन या कर्व, मान लो ए से बी। तो ए से बी तक इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करने को कहा गया है तो इस पाथ के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करने को कहा गया ए से बी के लिए। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम इस लाइन को डिवाइड करेंगे बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स में और इस बार हर एलिमेंट के अक्रॉस, हर एलिमेंट के लिए देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या है और उस एलिमेंट के लिए देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है। ठीक है, फिर देखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखेंगे क्या है और देखेंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या है। ठीक है, एक एक करके हर एक एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे और इस बार ये रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल को। मतलब अगर मान लो तुमसे बोला जाता है ए से बी तक इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करो तो तुम्हें क्या करना होता? इस ए से बी के बीच में जो पाथ है ना उसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में, लेंथ एलिमेंट्स में डिवाइड करो और हर एक छोटे से लेंथ एलिमेंट, हर एक एलिमेंटल लेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट, एलिमेंटल लेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट, ऐसा करते करते हर एक एलिमेंट के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट तुम डिस्प्लेसमेंट के साथ कैलकुलेट कर लेते हो कि डॉट प्रोडक्ट दिया तो ये लाइन इंटीग्रल कहलाएगा। तो ये लाइन इंटीग्रल कहलाएगा ए से बी तक। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसमें लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल में एक 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 इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि अगर तुम्हें सरफेस दे दिया जाएगा, ठीक है, ये सब लोगों को ये लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल समझ में आ रहा है ना? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? तो एक बार फिर से सुन लो बहुत ही ब्रीफली। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। ठीक है, सरफेस कुछ इस तरह का है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस सरफेस को बहुत सारे एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे, हर एक एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देखेंगे और एरिया वेक्टर देखेंगे। सॉरी, हर एक एलिमेंट पर मान लो यहाँ पर एलिमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देखेंगे, ठीक है, और एरिया वेक्टर देखेंगे। इस तरह से एक एक करके हर एक एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट अगर एरिया वेक्टर से करा देते हैं तो ये रिप्रेजेंट करेगा सरफेस के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस इंटीग्रल को। तो ये कहलाता है सरफेस इंटीग्रल। ठीक है,
तो अब हमारे पास सरफेस नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो किसी रीजन में एग्जिस्ट कर रही है, और हमारे पास एक लाइन दिया गया या कोई कर्व दिया गया है, ठीक है, और हमें बोला गया है कि ए से बी तक इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करो। तो लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करने का मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट के लिए एलिमेंटल हर एक एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देखो और लेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देखो और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो। तो एक एक करके इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ लेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कहलाएगा, ठीक है। अब इन दोनों इंटीग्रल्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि अगर तुम्हें सरफेस दे दिया गया है तो और कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, सरफेस को देख करके उस सरफेस के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें बस यही करना होता है कि उस सरफेस के हर एक एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लोगे एरिया वेक्टर के साथ, ठीक है। लेकिन अगर लाइन दिया गया है, कोई लाइन दे दी गई है, कर्व दे दिया गया है, तो सिर्फ कर्व सफिशिएंट नहीं है लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए। क्यों? मैं कह रहा हूँ कि मान लो तुम्हें ऐसे करके ये लाइन बना दी गई, ये लाइन है, पूछा जाए इस लाइन के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस लाइन के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करो, इस कर्व के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करो। तो सिर्फ लाइन देना सफिशिएंट नहीं है, सरफेस दे दिया गया है तो तुम्हें और कुछ बताने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट कर सकते हो। लाइन इंटीग्रल के लिए सिर्फ कर्व बताना सफिशिएंट नहीं है, और भी कुछ बताना पड़ेगा। बताओ क्या बताना पड़ेगा? नहीं, हमें तो लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है ना। ये लाइन तुम्हारे सामने है, इस लाइन के अक्रॉस तुम्हें ये कर्व दे दिया गया है, बोला गया कि इस कर्व के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करो, ठीक है। ये मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है, इसमें भी फिजिक्स का कुछ मत सोचो। मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर ड्रॉ करके दे दी गई है, अब पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पाथ ड्रॉ करके दे दी गई है, अब पूछा है इस पाथ के अक्रॉस इस इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कितना होगा। लाइन इंटीग्रल का मतलब यही होता है कि उस लाइन के हर एक लेंथ एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट। जैसे सरफेस इंटीग्रल का मतलब होता है उस सरफेस के हर एक एलिमेंट के लिए हर एक एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। लाइकवाइज लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है कि उस लाइन के एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लेंथ एलिमेंट के साथ। तो सिर्फ लाइन देना इसलिए सफिशिएंट नहीं है क्योंकि अगर लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है तो क्वेश्चन उठता है, लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है ई डॉट डी आर, और डी आर ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है, अगर तुम इसको डिवाइड करोगे बहुत सारे एलिमेंट्स में तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर लेंगे, इधर लेंगे या इधर लेंगे, ठीक है। तो हमें लाइन इंटीग्रल के लिए सेंस भी बताना पड़ेगा, तभी हम डिस्प्लेसमेंट देख करके इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर तुमसे लाइन इंटीग्रल पूछा गया तो ये भी बताया जाएगा कि लाइन इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट बताना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में मान लो ए से बी तक इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल पूछा गया तो तुम ए से बी ट्रैवल करोगे, हर एक एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देखोगे और लेंथ एलिमेंट देखोगे या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखोगे, ठीक है। हर एक एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देखोगे और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखोगे, डॉट प्रोडक्ट लोगे, ये लाइन इंटीग्रल कहलाएगा। ठीक है। अगर मान लो बी से ए तक कैलकुलेट करने को कहा जाता फिर क्या करते? अगर बी से ए तक कैलकुलेट करने को कहा जाता तो इस बार हम बी से स्टार्ट करते, ये बी से स्टार्ट करते और हर एक एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देखते और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखते, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देखते, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखते, उनका डॉट प्रोडक्ट लेते और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कहलाता फ्रॉम बी टू ए। तुम देख सकते हो कि ए से बी आने में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होगा ई डॉट डी आर, ये बी से ए
आने में इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल के बिल्कुल ऑपोजिट होगा। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होंगे, क्योंकि ए से बी आने में डिस्प्लेसमेंट की जो भी डायरेक्शन होगी बिल्कुल उसके ऑपोजिट ऑपोजिट, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, बस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी, तो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू बस नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है कि ये पूरा कोर्स लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल पर डिपेंड करता है। जो 4 इक्वेशंस फाइनली हम लोग सक्सेसफुली अगर ये कोर्स कंप्लीट करते हैं तो फाइनली उसका तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा कि तुम्हें 4 इक्वेशन ऑफ 4 इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ 4 इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तुम्हें फाइनली मिलेंगे, जो कि कंप्लीट समरी होगी पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो वो और कुछ नहीं है, वो सिर्फ लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के फॉर्म में। तो सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल क्या होता है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है। हाँ, अब मेरा क्वेश्चन है, लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल तो तुम समझ गए, लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल तो समझ गए, लेकिन साथ साथ मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल, अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल दिया गया है, ये इस तरह से सरफेस है, इस सरफेस के अक्रॉस तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो सरफेस इंटीग्रल है, ये एक स्पेशल सिग्निफिकेंस रखता है तो ये बिल्कुल मैथमेटिकल इंटीग्रल, लेकिन फिजिक्स में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये इंटीग्रल एक स्पेशल, सरफेस इंटीग्रल तुम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं, किसी भी क्वांटिटी का कैलकुलेट कर सकते हो। कोई भी दूसरा वेक्टर होगा, उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एरिया के साथ लोगे तो सरफेस इंटीग्रल, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंथ एलिमेंट के साथ या डिस्प्लेसमेंट के साथ लोगे तो लाइन इंटीग्रल, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल है, वो सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से मेरा क्वेश्चन तुमसे है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल जो है ना, उसका एक स्पेशल नाम है, वो फ्लक्स भी कहलाता है, वो फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है थ्रू दी सरफेस, ठीक है। उसी तरह से मेरा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल भी क्या किसी स्पेशल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है? अगर हम किसी पाथ के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे, तो क्या ये लाइन इंटीग्रल किसी स्पेशल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है? बताओ। नहीं, तुम लोग याद किया हुआ आंसर दे दो मुझे, बिल्कुल नेचुरल जो तुम्हारे दिमाग में आंसर आएगा वो। इस क्वांटिटी को देखो, आगे की चीजें मत सोचो, जहां तक बताया ना सिर्फ वहीं पर तक अभी कन्फाइंड रहो। ठीक है, अभी मुझे बताओ कि ये वाली जो क्वांटिटी है ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ही तो है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अरे बताओ तो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स है ऑन अ यूनिट चार्ज। तो अल्टीमेटली ये जो इंटीग्रल ई डॉट डी आर है, वो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट और कुछ नहीं होता है, वो वर्क डन बाय द फोर्स अलोंग दैट पाथ होता है। मतलब जिस तरह से सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, उस तरह से लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी स्पेशल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, और बिल्कुल वेल नोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट, वो रिप्रेजेंट करता है वर्क डन को। किसका वर्क डन? ठीक है, किसका वर्क? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन कहो, या बोलो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स एक्ट करेगा, उस फोर्स का, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? तो जिस पाथ के अलोंग तुम लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हो, ई डॉट डी आर इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंट करता है, जिस पाथ के अलोंग तुम
लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट कर उस पाथ के अलोंग अगर तुम यूनिट चार्ज को कैरी करके ए से बी तक पहुंचाते हो तो उस यूनिट चार्ज को ए से बी तक पहुंचाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, मतलब यूनिट चार्ज को ए से बी तक पहुंचाने में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क करेगा। ठीक है, तो यूनिट चार्ज को जब यहाँ से कैरी करके तुम पाथ के अलॉन्ग लेके जाओगे ना, तो यूनिट चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा वही ई है। ठीक है, तो यूनिट चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसी का वर्क डन तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जो ई डॉट लाइन इंटीग्रल है ये और कुछ नहीं है, वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क डन। ठीक है, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है इन कैरिंग अ पॉइंट यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ठीक है ठीक है, तो थोड़ा बहुत तुम्हें लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल का आइडिया हो गया होगा होपफुली। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। और मैंने स्टार्ट किया था लेक्चर क्या बताते हुए कि हम थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं कि प्रीवियस नॉलेज जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है उसको मैं थोड़ा ब्रीफली यहाँ पर एक बार हाईलाइट करना चाह रहा था, क्योंकि अब हम इसको यूज करने वाले हैं बार बार। हाँ, तो वर्क एनर्जी थ्योरम जब तुमने सीखा था तो उस टाइम में मैंने कुछ पॉइंट्स तुम्हें बताए थे। ठीक है, उसमें से मैंने बोला था कि फोर्सेस दो कैटेगरी के होते हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। उसके बाद बोला था कि अगर किसी फोर्स का वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट, कैसे चेक करो कोई फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, तुम ये चेक करो कि ए से बी आने में वर्क डन की वैल्यू पाथ डिपेंडेंट है या नहीं। ठीक है, या दूसरा तरीका है कि तुम कोई भी क्लोज्ड पाथ सेलेक्ट करो। ठीक है, और उस क्लोज्ड पाथ के अलोंग फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करो। उस फोर्स का वर्क डन अगर क्लोज्ड पाथ के अलोंग, मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट किया और हर छोटे डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट ऐड करते करते टोटल वर्क डन कैलकुलेट किया क्लोज्ड पाथ में। ठीक है, तो ये अगर जीरो है, ठीक है, तो हम बोलते हैं हमारा फोर्स कंजर्वेटिव है। ठीक है, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो अगर अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो उस कंजर्वेटिव फोर्स के साथ हम पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट करते हैं। ठीक है, तो किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के साथ ये सीक्वेंस बिल्कुल क्लियर रखो। पहले पहले पता होना चाहिए कंजर्वेटिव फोर्स, कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव कब होगा, जब उसका वर्क डन अराउंड अ क्लोज लूप जीरो होगा। ठीक है, किसी भी जनरल क्लोज लूप के अक्रॉस अगर वर्क डन जीरो आ रहा है मतलब वो कंजर्वेटिव फोर्स है। अब ऐसे फोर्स के साथ हम हमेशा एक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल फोर्स अगर हमें पता है तो फोर्स को देख करके हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे पता लगाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास रिलेशनशिप है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हम यूज करते हैं। इसको यूज करके अगर हमें फोर्स बता दिया गया है, हमें mg फोर्स बता दिया गया था, स्प्रिंग फोर्स बता दिया गया था, सरफेस टेंशन बता दिया गया था, ये इलेक्ट्रिक फोर्स बता दिया गया था, तो कंजर्वेटिव फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है हर जगह पर पता है, तो इस रिलेशनशिप को यूज करके हम हर जगह पर पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं। या इसको मैं और थोड़ा डिफरेंशियल फॉर्म में लिखता हूँ, दोनों सेम ही इक्वेशन है, बस इसमें इंटीग्रल लगा दो, माइनस एफ डॉट डी आर। तो अगर तुम्हें फोर्स पता है तो उस फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी निकालने का ये तरीका है। ठीक है, फोर्स पता है तो फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखे, ऐसे पता चलेगा। ठीक है अब इस रिलेशनशिप को भी ना थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। देखो, जैसे ही तुम कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में एंटर कर गए तो उस कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर हर एक पॉइंट के साथ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट हो गई। ठीक है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स अगर है वहां पे तो पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी कितनी होगी वो हम इस रिलेशनशिप से तो कंप्लीटली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन बिना कैलकुलेट किए हुए भी इस रिलेशनशिप से फोर्स को देख करके पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम बहुत कुछ कह सकते हैं।
ठीक है। क्या क्या कह सकते हैं उस पर मैं आता हूँ। लेकिन इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करने से पहले तुम लोगों से क्वेश्चन है कि मैं जानना चाहता हूँ कहीं तुम ट्रैक लूज नहीं करो कि हम कैसे कैसे आगे बढ़े हैं। इसलिए तुम लोगों से क्वेश्चन है, ये जो पहली रिलेशनशिप लिखी है ना, ठीक है, ये जो पहली रिलेशनशिप लिखी है, मुझे कम से कम इसी रिलेशनशिप के लिए बता दो ये रिलेशनशिप मैंने कहाँ से लिखी थी। बताओ ये रिलेशनशिप कहाँ से आई थी। ठीक है, मैं तुम्हारे दिमाग को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। ठीक है, तभी सारे आइडियाज जो है बहुत ही प्रॉपरली फिट होंगे। ये रिलेशनशिप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। ठीक, ये कहाँ से मैंने लिखा था। ये रिलेशनशिप अगर लिखा तो इसको यूज करके हर फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी तो आ जाएगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इसी से कैलकुलेट किया है। लेकिन ये रिलेशनशिप कहाँ से लिखा था, कैसे लिखा था, कोई याद दिलाएगा मुझे। नहीं, ये वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं था, और ये इसका वर्क एनर्जी थ्योरम से, ये तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हमने पहली बार इंट्रोड्यूस किया और डिफाइन किया था। हाँ, कैसे डिफाइन किया था, वही डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी को कैसे हम एज अ कंसेप्ट फॉर्म कर रहे थे। उस टाइम में पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं थी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी। वर्क डन पता था, काइनेटिक एनर्जी पता थी, और हम बोलते थे कि पॉजिटिव वर्क करने से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, नेगेटिव वर्क करने से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आया था। अरे तुम लोग क्या करते हो। ठीक है, ये मैं बिल्कुल 11th की बात पूछ रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग याद करो, वहां पे मैंने बताया था कि हमारे पास कोई कंजर्वेटिव फोर्स है जैसे कि mg। ठीक है, और उस कंजर्वेटिव फोर्स में हम पार्टिकल को एक पॉइंट से, ठीक है, दूसरे पॉइंट लेकर के जाते हैं। ठीक है। तो या मैंने कैसे समझाया था, मैंने बोला था इस कंजर्वेटिव फोर्स के प्रेजेंस में हम पार्टिकल को, हाँ हाँ अब बता रहे तुम लोग, कोई काइनेटिक एनर्जी दे करके प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक, कुछ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे सप्लाई कर दिया। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद ये मान लो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया। ठीक है। तो हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करके कि इस पार्टिकल के ऊपर mg ने नेगेटिव वर्क करके काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लिया। मतलब मान लो पहले यहाँ पे 50 जूल एनर्जी थी, अब यहाँ पे 0 एनर्जी हो गई है। हम बोलते हैं mg ने नेगेटिव वर्क किया और इसकी एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर ली। ठीक है, लेकिन इसके बाद देखते हैं कि ये ऐसा फोर्स है ना कि ये पार्टिकल दोबारा वापस आता है और इस पार्टिकल के पास दोबारा 50 जूल एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ये ऐसा फोर्स है जो कि पार्टिकल की एनर्जी वापस आने पर दोबारा कंप्लीटली रिटर्न कर दे रहा है। तो ये ऐसा फोर्स है जिसने पार्टिकल की एनर्जी को डिसिपेट नहीं किया। डिसिपेट नहीं किया मतलब कि लूज नहीं किया। लूज नहीं किया मतलब कि उसने पार्टिकल की एनर्जी को जरूर, हम ऐसा मानते हैं कि जब तक ये पार्टिकल एमजी फोर्स के इन्फ्लुएंस में है, तो ये जो एनर्जी है इस एनर्जी को एमजी ने किसी दूसरे फॉर्म में स्टोर करके रखा होगा। ठीक है, तो हम बोलते हैं ये जो 50 जूल एनर्जी थी ना, यहाँ पे इसके पास 0 जूल एनर्जी नहीं हुई है। ये जो 50 जूल एनर्जी है वो 50 जूल एनर्जी पोटेंशियल फॉर्म में स्टोर हो गई। पोटेंशियल मतलब हिडन फॉर्म में, वो यहाँ पे दिख नहीं रही है, पार्टिकल तो रुक गया है, लेकिन इसके पास दूसरे फॉर्म में, पोटेंशियल फॉर्म में स्टोर है, जो कि टाइम आने पर पार्टिकल के पास दोबारा लौट सकती है। तो यहाँ से हमने पोटेंशियल एनर्जी इंट्रोड्यूस किया था। सिंपल सा स्टेटमेंट कि कंजर्वेटिव फोर्स जितनी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है, जितनी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है उतनी एनर्जी पोटेंशियल फॉर्म में स्टोर करता है। इसी को मैथमेटिकली लिखने का तरीका है कि एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया उसको लिखते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
ये नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब कितनी एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया, जितनी एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया वही पोटेंशियल फॉर्म में स्टोर होगी। तो यहीं से पोटेंशियल एनर्जी इंट्रोड्यूस किया था ना। तो जैसे ही तुम्हारे पास कंजर्वेटिव फोर्स आएगा ना, उस कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर हर पॉइंट के साथ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट हो जाएगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स जहां पर भी होगा उस फोर्स फील्ड के अंदर हर पॉइंट के साथ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट हो जाएगी। वहां पे कोई पार्टिकल आएगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, हाँ कहीं पर ज्यादा होगी कहीं पर कम होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी होगी। और वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस, ठीक है, फेमस रिलेशनशिप से, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन, ठीक है। ठीक है, अब ये याद है तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस रिलेशनशिप को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और ये एलिमेंटल वर्क डन एफ डॉट डी आर होगा, ठीक है। हाँ, तो मैं बोला था कि ये रिलेशनशिप है, इसको यूज करके फोर्स अगर हमें गिवन है तो हम पोटेंशियल एनर्जी तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन साथ साथ ये इक्वेशन और भी बहुत कुछ कहता है, ठीक है, और उसको थोड़ी देर के लिए तुम एक्सप्लोर करो। ये पहले भी हमने एक दो बार शायद डिस्कस किया है, लेकिन मुझे पता नहीं कि याद है कि नहीं तुम लोगों को, इसलिए बहुत ब्रीफली मैं चाहता इसको एक बार फिर से बता दूं। हाँ, इस रिलेशनशिप को देखो, और ये रिलेशनशिप कहती है कि अगर तुम पार्टिकल को डिस्प्लेस करोगे फोर्स की डायरेक्शन में, ठीक है, चलो इसके साइड में एग्जांपल यहाँ पे बना लेते हैं। ये मान लो mg फोर्स ऐसे है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। सबसे सिंपलेस्ट कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल लेते हैं mg, अर्थ के सरफेस के पास mg। अब इस रिलेशनशिप को देख करके हम बोलते हैं कि अगर हम पार्टिकल को फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेंगे, या फिर ऐसा बोल सकते अगर हम फोर्स की डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है ना फोर्स की डायरेक्शन में है, तो ये पॉइंट नंबर 1 है और ये पॉइंट नंबर 2 है। अगर हम फोर्स की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, जिसका मतलब है कि ये ओवरऑल एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा। अगर हम फोर्स की डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा, जिसका मतलब है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। और किसी भी क्वांटिटी में चेंज नेगेटिव तभी होती है जब बाद वाली क्वांटिटी ज्यादा होती है, सॉरी, पहले वाली क्वांटिटी ज्यादा होती है, बाद वाली क्वांटिटी कम होती है। जब वो क्वांटिटी डिक्रीज कर रही होती है तब क्वांटिटी में चेंज नेगेटिव होता है। इसका मतलब है कि अगर हम फोर्स की डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। जब भी हम कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो तुम जैसे जैसे mg के अलॉन्ग नीचे डाउन ट्रैवल करते जाते हो, पार्टिकल की पॉइंट्स की पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है, ठीक है। और इसका उल्टा, अगर फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी राइज करेगी, ठीक है। ये सिर्फ इस एक्सप्रेशन से हम कह सकते हैं, लेकिन इसको यूज करके हर पॉइंट के साथ के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कैलकुलेट भी कर लिया हमने, और वो वैल्यू आती है mgh। और इस एक्सप्रेशन से अब तुम डायरेक्टली देख सकते हो, हाइट ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम है, सॉरी, हाइट ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। और जैसे जैसे हाइट कम होती जा रही है, मतलब हम फोर्स की डायरेक्शन में ट्रैवल करते जा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती जा रही है। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। अरे ये mg है, अगर तुम हायर पॉइंट पे पार्टिकल को पहुंचा रहे हो तो तुम्हें यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना पड़ा होगा ना। तुम बोलोगे डायरेक्टली हम किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे, इसके पास कैसे मान लेंगे यहाँ पे स्थिति जो है, यहाँ पर अपने आप थोड़ी आएगा, यहाँ तक लाना पड़ा होगा। तो यहाँ लाने में जो तुमने वर्क किया ना वो पोटेंशियल फॉर्म में स्टोर हो गया। जितना ऊपर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी तुम कैलकुलेट करोगे, वहां पहुंचाने में उतना ही वर्क किया गया है पार्टिकल के ऊपर, तो वो जो वर्क है ना वो पार्टिकल के पास पोटेंशियल फॉर्म में स्टोर्ड है। जब वापस आएगा तो वो एनर्जी तुम्हें दूसरे फॉर्म में दिखेगी, ठीक है। ठीक है, तो पहले भी ये मैं बता चुका हूँ कि जब भी हम कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, बस एक स्टेटमेंट याद रहना चाहिए, फोर्स की डायरेक्शन में ट्रैवल करने से
हमेशा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है, और फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करने से, अगर फोर्स की डायरेक्शन में ट्रैवल करने पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो ऑपोजिट में इंक्रीज करेगी। ठीक है, और इसको तुमने चेक भी किया था, ये mg के लिए बता, इसी तरह तुम स्प्रिंग फोर्स के लिए और दुनिया के किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए टेस्ट कर सकते हो कि फोर्स की डायरेक्शन में ट्रैवल करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? इसमें कुछ भी पूछना है? हर पॉइंट क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है, तो फोर्स को यूज करके पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का तो ये तरीका है। अब इसके बाद क्वेश्चन उठता है कि कई बार हमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन होती है, फोर्स कैलकुलेट करना, तो यही रिलेशनशिप है, इसको हम बस थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं और वो होता है फोर्स इक्वल्स, ठीक है, फोर्स इक्वल्स डी यू अपॉन डी एक्स। और मैं ये जो डी आर है ना, इसको इधर ले जा करके ये प्रॉपर इक्वेशन लिखना, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट है, ये अलजेब्राइक प्रोडक्ट नहीं है कि ये स्केलर क्वांटिटीज नहीं है कि सीधा इधर से उधर भेज दे और डिवीजन में चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम ना हम क्या कर रहे हैं कि अभी सिंपल केस लेते हैं जिसमें पार्टिकल हमेशा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रैवल कर रहा है और फोर्स भी हमेशा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रैवल कर रहा है। सिर्फ उस केस के लिए हमने पिछले मतलब 11th क्लास में बोला था, अगर सिर्फ सेम डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है तो उसको एफ डी एक्स लिख सकते हैं। और अब हम इसको ना फोर्स को माइनस डी यू अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। तो अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी पता है तो फोर्स निकालना और भी आसान है, वो और कुछ नहीं होगा, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। ठीक है, तुम देखोगे कि एक्स के साथ जैसे जैसे आगे चलते हो, एक्स के अलॉन्ग ट्रैवल करते हो, तो पोटेंशियल एनर्जी किस रेट से चेंज कर रही है, ठीक है, वही फोर्स के इक्वल होगा। और इसका एग्जांपल भी दिया था, जैसे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली हाफ एक्स के एक्स स्क्वायर, तो डी यू बाई डी एक्स कैलकुलेट करो माइनस डी यू बाई डी एक्स, ये स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो ये माइनस के ये 2x 2 कैंसिल हो जाएगा, तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू माइनस के एक्स। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी पता है तो पोटेंशियल एनर्जी से हम फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को यूज करके। यही बताना था। इतना मैं पहले बता चुका था, इसीलिए यही पॉइंट एक बार फिर से रिपीट कर दिया। मैं श्योर होना चाहता था कि ये तो तुम्हें अच्छे से याद हो। ठीक है, हमें कंजर्वेटिव फोर्स अगर पता होता है तो हम उसको यूज करके पोटेंशियल एनर्जी निकाल पाते हैं, और अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी भी गिवन होती है तो पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके कंजर्वेटिव फोर्स वहां पर हर जगह पर कितना कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, इसके एग्जांपल्स भी लास्ट टाइम में तुम लोगों ने किए थे। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? ठीक है, अब हम लोग आगे चल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपने ये जो तुम्हें कोर्स में पढ़ाया जाता है वहां पर आ जाते हैं। ये सब थोड़ा फाउंडेशन था, ये इंश्योर करना जरूरी था कि ये सब तुम्हें याद है कि नहीं। अच्छा, एक पॉइंट और मेरा रह गया कि अभी स्टार्ट करते टाइम में मैंने सरफेस इंटीग्रल समझाया, लाइन इंटीग्रल समझाया। ठीक है, कोई भी जनरल ऐसा सरफेस दे दिया गया है, इसके अक्रॉस सरफेस इंटीग्रल का मतलब है हर एक एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर से, और लाइन इंटीग्रल का मतलब है इस लाइन के हर एक एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लेंथ एलिमेंट से। तो ये लाइन इंटीग्रल हो गया और ये सरफेस इंटीग्रल हो गया। ठीक है, ये लाइन इंटीग्रल हो गया और ये इसको डी आर भी लिख सकते हैं, डीएल भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ये सरफेस इंटीग्रल हो गया। ठीक है, लेकिन इसके साथ डायरेक्शन होगी, तो हमेशा लाइन इंटीग्रल में ये एरो देना जरूरी है। एरिया तो एरिया है, इसमें तो कोई एरो देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें भी तुम पूछ सकते हो कि हम इसमें जैसे यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि ये डीएल की डायरेक्शन किधर लेंगे, तो उसके लिए सेंस बताना जरूरी है। तो वैसे एरिया में क्यों नहीं कंफ्यूजन है, क्योंकि एरिया अगर ओपन है तो उसके एरिया वेक्टर ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। हाँ, ये बात तुम्हारी सही है, लेकिन वो उतना हमारा कंसर्न इम्पोर्टेंट कंसर्न नहीं है। तुम किसी भी साइड कैलकुलेट कर दो एरिया वेक्टर, वो एरिया मान लिया जाएगा। ठीक है, सॉरी, लाइन इंटीग्रल मान लिया जाएगा। ठीक, प्रॉपर मैथमेटिक्स में उसका भी रूल है, लेकिन वो हमारा अभी उतना इम्पोर्टेंट कंसर्न नहीं।
लेकिन ये जो सरफेस इंटीग्रल है और ये लाइन इंटीग्रल है, इसको हम ना बोलते हैं कि अगर ये सरफेस धीरे धीरे क्लोज हो जाए, ये जो सरफेस है इसको तुम फोल्ड करके ना ऐसा क्लोज सरफेस बना दो, ठीक है, क्लोज सरफेस। और अगर क्लोज सरफेस के हर एक एलिमेंट है ना, हर एक एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर के साथ लेते हो क्लोज सरफेस के लिए, तो वो कहलाता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ क्लोज्ड सरफेस। और उसको सिंबॉलिकली यहाँ पे एनसर्कल करके दिखाते हैं। अगर यहाँ पे सर्कल नहीं लगाया मतलब कि वो किसी ओपन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल है। यहाँ सर्कल लगा देने का मतलब कि किसी क्लोज सरफेस के अक्रॉस हम सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह ये लाइन है, अगर कुछ भी सर्कल नहीं है तो ये ओपन लूप है, सॉरी ओपन लाइन है। अगर इस लाइन को फोल्ड करके हम लूप बना देते हैं, लूप बना दिया, और इस लूप के लिए हर एक एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लिया, तो इस केस में ये जो लाइन इंटीग्रल है ये कहलाता है लाइन इंटीग्रल अराउंड अ क्लोज लूप, ठीक है, ओके। ठीक है, अब ये सारी चीजें बिल्कुल फाउंडेशन की थी। अब बिल्कुल थोड़ा अपने दिमाग को रिट्रेस करो, हम लोग अपने कोर्स में कहाँ तक पहुंच गए हैं, और हम लोग धीरे धीरे बिल्कुल स्लो एंड स्टेडी, हमने यही बोला था कि हमें एनर्जी कंजर्वेशन वाले प्रॉब्लम्स चार्ज पार्टिकल्स के सिस्टम के लिए सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए थी, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना सीख लिया था। ठीक, किसी भी पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन R होती है। इसको यूज करके तुम किसी भी तरह के सिस्टम के लिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। स्टोरी क्लोज, लेकिन क्लोज नहीं हो, इसको फिर रीओपन करते हैं, बोलते हैं कि अच्छा यहाँ मतलब इतनी जल्दी भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट तो कर लेंगे, लेकिन ये कैलकुलेशन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि अगर दो चार्ज है ना, तब तो एक इन दोनों के लिए पोटेंशियल एनर्जी का एक टर्म आएगा, तीन चार्ज आएंगे, फिर चार होंगे, पांच होंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे जो पेयर्स है ना वो और ज्यादा फास्ट बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे तुम चार चार्जेस लाते हो उसके लिए नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो जाते हैं, चार, चार के लिए नंबर ऑफ पेयर्स 6 हो गए, पांच के लिए कितने हो गए, पांच के लिए 10 हो गए, और फिर 6 के लिए कितने हो गए, 6 के लिए 15 हो गए। तो पेयर्स जो है ना, अब तुम सोचो कि हमारे पास ह्यूज सिस्टम है, उसमें तो पेयर्स निकल, अगर 100 पेयर्स, 100 चार्जेस होंगे, चार्ज पार्टिकल, तो मिलियंस उसके पेयर्स बन जाएंगे। तो तुम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन तो ऑलरेडी मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन का भी एक कोई वैसा ही सिंपल मेथड हमें मिले जैसा कि फोर्स कैलकुलेशन का था। हमने फोर्स कैलकुलेशन को डिवाइड कर लिया था, पहले फील्ड कैलकुलेट करते थे, फिर फील्ड से फोर्स कैलकुलेट करते थे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चार्ज सिस्टम के लिए कैलकुलेट करने के लिए भी हम एक वैसा ही मेथड डिवाइस करते हैं, और हम इंट्रोड्यूस यहाँ पर करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया था, चार्ज सिस्टम के अराउंड किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम डिफाइन करते हैं कि उस पॉइंट पर अगर 1 कूलॉम चार्ज को ला करके रखा जाए तो उस 1 कूलॉम के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, फिर से सुन लो कि हमारे पास कोई भी हमारे पास चार्ज सिस्टम है, और इस चार्ज सिस्टम के पास ये पॉइंट P है। इस P पॉइंट की पोटेंशियल का मतलब, इस P पॉइंट की पोटेंशियल पूछी जा रही है, तो इस P पॉइंट की पोटेंशियल का मतलब होगा कि अगर हम यहाँ पर 1 कूलॉम चार्ज ला करके रखते हैं तो इस 1 कूलॉम के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तुम बोले पोटेंशियल एनर्जी तो पेयर की होती है, सिस्टम की होती है, तो 1 कूलॉम की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ 1 कूलॉम के इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी, ये 1 कूलॉम चार्ज सिस्टम के हर एक पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेगा,
तो 1 कूलम्ब और इस सिस्टम के इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी को मैं 1 कूलम्ब की पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूँ, ठीक, आसानी के लिए। लेकिन तुम समझोगे भाई 1 कूलम्ब की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि 1 कूलम्ब अपने आसपास सराउंडिंग में सारे चार्जेस से इंटरैक्ट करेगा, उस इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो 1 कूलम्ब की जो भी पोटेंशियल एनर्जी है उसको हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम दे दिया। और अगर 1 कूलम्ब की पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है तो इस पॉइंट पर कितना भी चार्ज रखा जाएगा उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी Q टाइम्स पोटेंशियल से कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना सिंपल है, ठीक है। तो पोटेंशियल, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का मतलब होगा कि उस पॉइंट पे 1 कूलम्ब लाते हैं, बस यही डेफिनेशन। और मैं हर बार इसी फंडामेंटल डेफिनेशन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए यूज करूंगा। इसको थोड़ा हम और एक्सप्लोर करेंगे अभी, लेकिन ये सबसे बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन है। यहीं से हम पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ इतना होता है कि उस पॉइंट पे 1 कूलम्ब को ला करके रखो और 1 कूलम्ब की एनर्जी देखो, 1 कूलम्ब के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। जो भी 1 कूलम्ब की पोटेंशियल एनर्जी है वही उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, और जैसे ही हमने डिफाइन किया तो अब क्वेश्चन उठता है कि डिफाइन कर दिया, अब पोटेंशियल चार्ज सिस्टम के अराउंड पोटेंशियल कैलकुलेट करो। तो सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम के लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया था। और उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आई थी के क्यू अपॉन आर। स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन के बारे में नहीं सोचना, ठीक है। ऑब्वियस है कि पोटेंशियल की वैल्यू डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना दूर जाएंगे पोटेंशियल, ठीक है। पॉइंट चार्ज के लिए अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना आता है, पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हो गई के क्यू अपॉन आर। तो अब हम हर तरह के सिस्टम के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक एक करके इसके बाद आगे चलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे बढ़े थे वैसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी आगे बढ़ रहे हैं। और अभी हमारा इमीडिएट टारगेट है कि पोटेंशियल, तो हम इसलिए कैलकुलेट करें कि पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर पाए और पोटेंशियल एनर्जी से वर्क एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। लेकिन अभी हमारा इमीडिएट टारगेट ये है कि हम हर तरह के चार्ज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट करना सीख जाए, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर हमारे पास कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाए तो उसके आसपास हर पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना आता हो, तो हम बिल्कुल मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। और उन रिजल्ट्स को अगर जरूरत पड़ेगी तो याद भी कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड याद किया था। तो पॉइंट चार्ज के बाद अगला कौन सा चार्ज सिस्टम होगा? पॉइंट चार्ज के जस्ट बाद कौन सा चार्ज सिस्टम लेना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए, बताओ। हाँ, नहीं, पॉइंट चार्ज के बाद तुम लोग सोचोगे डाइपोल के लिए कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है। डाइपोल के बाद लाइन चार्ज आना चाहिए, लाइन चार्ज के बाद रिंग आना चाहिए, फिर स्फेयर, हॉलो स्फेयर, ऐसा आना चाहिए। लेकिन हम एक काम करते हैं, अभी सिर्फ पॉइंट चार्ज वाले सिस्टम्स पर, अभी डिस्क्रीट सिस्टम पर ही कन्फाइंड रहते हैं। तो पोटेंशियल हमने कैलकुलेट, ठीक है। तो हमारे पास एक सिस्टम है, मान लो यूनिवर्स में इस तरह से 4 पॉइंट चार्जेस हैं जो कि किसी स्क्वायर के कॉर्नर्स पर रख दिए गए हैं, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है कि बिल्कुल इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होती, लेकिन इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा गया है। बताओ, अभी सिर्फ हम कुछ टाइम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने वाले प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, ए बी सी डी। ओ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करें।
साइड लेंथ इज ए। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम सोचेंगे कि यहाँ पर तो 4 पॉइंट चार्जेस हैं, इनके लिए हमें ऐसे सिस्टम के लिए तो याद नहीं है, लेकिन अगर एक पॉइंट चार्ज है उसके लिए किसी भी पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अगर हमें कोई भी पॉइंट चार्ज दिया गया है Q, इससे R डिस्टेंस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल हमें पता है, इससे R डिस्टेंस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, कितना होगा? KQ/R। तो सबसे पहले A पर जो रखा हुआ चार्ज है, A की वजह से वो पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, तो हम लिखेंगे इसको, मान लो V1 या VA लिख देते हैं, या VA थोड़ा लॉन्ग सेंस दे रहा है, ऐसे लिख देते हैं, ड्यू टू A। ठीक है, VO ड्यू टू A, ये कितना होगा? पॉइंट चार्ज की वजह से डायरेक्टली होती है KQ/R। तो यहाँ पे K चार्ज कैपिटल की, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये A/√2 के इक्वल है। ठीक है, कैसे भी कैलकुलेट करो पता चल जाएगा। तो ओ पॉइंट पर हम पहले चार्ज की वजह से कैलकुलेट, अब दूसरे चार्ज की वजह से कैलकुलेट करते हैं, वो भी सेम आएगा, क्योंकि कॉर्नर बी से भी ये ओ पॉइंट सेम डिस्टेंस पर है, वो भी KQ/A/√2 के इक्वल, जो कि √2 KQ/A के इक्वल हो गया। तो इन चारों की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू सेम आएगी। तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा? वो होगा ड्यू टू A प्लस B प्लस C प्लस D। ठीक है, चारों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल ऐड कर दो, क्योंकि ये स्केलर है तो इसमें सोचना ही नहीं है। पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी 4√2 KQ/A। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस तुम कर लोगे, ये सब आसान क्वेश्चन। और एक दो क्वेश्चंस हम लेते हैं। ठीक है, मान लो ये भी A B C। क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट D। इसका आंसर जल्दी से बताओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले पोटेंशियल ड्यू टू ए, ये कितना होगा? ए की वजह से डी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, वो लिखें KQ/R। तो KQ/R क्या है, वो ए के इक्वल है। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू बी, वो कितना होगा? के यहाँ पे चार्ज है 2Q अपॉन डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस, ये ए नहीं है, ये तो √2 टाइम्स ए है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर √2 ए। ठीक है, जो कि √2 KQ/A के इक्वल होगा। अब उसी तरह से सी पर जो रखा चार्ज है, इसकी वजह से डी पॉइंट पर पोटेंशियल, तो वो इक्वल होगा पोटेंशियल ड्यू टू सी। वो उतना ही होगा, सी पॉइंट की वजह से उतना ही पोटेंशियल होगा जितना कि ए पॉइंट की वजह से होगा। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा डी पॉइंट पर, एक एक करके हम ऐड कर देंगे। ऐड पोटेंशियल डी इक्वल्स VA प्लस VB प्लस VC। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, मैं चार्ज देखना भूल गया। थैंक यू। VC इक्वल्स, ये लिखेंगे K3Q/A। ठीक है, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद क्या आएगा?
के क्यू अपॉन ए, ये आएगा 4 प्लस √2। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बताओ कितना आसान है। ठीक है, तो पॉइंट चार्जेस अगर हैं तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड से भी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ज्यादा से ज्यादा ये किया जा सकता है कि इनमें से कोई एक चार्ज नेगेटिव कर दिया जाए। मान लो इसको इसको मान लो माइनस कर दिया जाता। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर ये यहाँ पे माइनस आ जाता, और यहाँ पे 3 - 1, यहाँ पे 2 आ जाता आंसर। बस और कोई चेंज नहीं आता, है ना। ठीक है, अब इसके बाद आगे जाते हैं और कंटिन्यूअस चार्जेस के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तो कंटिन्यूअस सिस्टम्स में सबसे पहला सिस्टम आता था लाइन इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो हम इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए किसी जनरल पॉइंट पर, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अच्छी बात है कि इस इनफाइनाइट, ऑब्वियसली इनफाइनाइट लाइन चार्ज है ना, इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। कंजर्वेटिव फील्ड है, और कंजर्वेटिव फील्ड में हर पॉइंट पर हम ठीक पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी जनरल पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल पोटेंशियल की डेफिनेशन पर जाओ। कैसे कैल मुझे एटलीस्ट स्ट्रेटेजी तो बताओ। अरे इस लाइन चार्ज को बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे, और हर, क्योंकि पोटेंशियल का मतलब है कि किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का मतलब तो यही है कि 1 कूलम के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन हमें पता है कि किसी भी पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट चार्ज ही तो हैं, तो एक एक पॉइंट चार्ज, हर एक पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल ऐड करते जाओ, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। ठीक है, लेकिन इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हम नहीं डिराइव करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं, हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए किसी भी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन तुम्हें याद है कि यूज होता है, वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हम नहीं रखते हैं, नहीं याद रखते हैं, या नहीं नहीं हाँ, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हम स्पेशली याद नहीं रखते हैं। उसका क्या रीजन है, या मैं इससे और एक स्टेप आगे जा करके बोल रहा हूँ कि इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए किसी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हम के क्यू बाई आर से निकाल ही नहीं सकते। तुम निकालो, वो वो तुम उसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, ठीक, या जो रिजल्ट आएगा ना वो कंसिस्टेंट नहीं होगा। इसका रीजन कोई बता सकता है। अरे पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाई आर है ना, ये लाइन चार्ज बहुत सारा पॉइंट चार्ज है, हर एक पॉइंट चार्ज की वजह से ऐड कर दो। इसी तरह से तो पहले कैलकुलेट कर रहे थे। लाइन चार्ज के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते, मतलब इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते। नहीं तो फील्ड भी तो ऐसे ही कैलकुलेट किया था ना, आर नॉट डिफाइन का क्या मतलब। अरे तुम लोग फिर से भूल रहे हो, मैं तुम लोग को बताया हूँ कि अगर अगर किसी सीरीज में इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं तो उनका समेशन फाइनाइट हो सकता है अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो। जैसे कि 1/2 + 1/4 + 1/8 ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसका सम कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, तो ये सीरीज की पूरी मैथमेटिक्स है कि कौन सा सीरीज जो है कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, सिर्फ कन्वर्जेंट सीरीज जो होती है उसी के उसी का सम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सीरीज है एक्चुअली, उसको रीमैन जीटा फंक्शन
की एक सीरीज है, और ये $1 मिलियन प्रॉब्लम है। इसको जाके तुम लोग सर्च करना मैथमेटिक्स में, अगर तुम आज सॉल्व कर देते हो। उस सीरीज का जो सम है ना, उसको प्रूव करना है कि जो सम की वैल्यू प्रूव करना है तुम्हें, और अभी तक कोई प्रूव नहीं कर पाया। $1 मिलियन प्रॉब्लम है। एनीवे, हाँ, मैं कह रहा था कि यहाँ पे तुम हर एक एलिमेंट के लिए ना k dq upon r, k dq upon r, जैसे फील्ड ऐड करने के बाद कुछ वैल्यू आई थी, वैसे यहाँ पर क्यों नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए नहीं लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज या इनफाइनाइट शीट के लिए हम पोटेंशियल कैलकुलेट तो कर सकते हैं, लेकिन पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए KQ/R वाला रिजल्ट नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए हम किसी भी जनरल पॉइंट पर किसी भी चार्ज के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल की वैल्यू KQ/R हम कैसे डिराइव किए हैं पता है? तो इस P पॉइंट पर 1 कूलम की पोटेंशियल एनर्जी KQ/R हमने कैसे डिराइव किया पता है? हमने KQ/R पोटेंशियल एनर्जी P पॉइंट पर ये मान करके लिखी है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। इन्फिनिटी को हमने रेफरेंस माना है। अब R डिस्टेंस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू KQ/R है। पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट कूलम। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू KQ/R ये मानते हुए लिखी गई है कि रेफरेंस वाला जो पॉइंट है वो वहां पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है इस चार्ज पार्टिकल का, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ठीक है, वहां पे पोटेंशियल 0 है। लेकिन ये जो लाइन चार्ज है ना, ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रहा है, तो इसके लिए हमारा जो रेफरेंस हमने अज्यूम किया था वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो हम वो रिजल्ट अगर अप्लाई करेंगे तो वो यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। इसीलिए हम KQ/R से इनफाइनाइट लाइन चार्ज और इनफाइनाइट शीट के लिए पोटेंशियल की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए हमारा जो रेफरेंस है वो इन्फिनिटी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वहां पे भी ये चार्ज एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, तो तुम बोलोगे कहीं और रेफरेंस बना के कैलकुलेट करें, तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। अभी KQ/R से तो नहीं निकाल सकते। तो तुम बोलते हो कि तुम पूछ सकते हो कि तो फिर हम लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिजल्ट याद क्यों नहीं रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह? कैलकुलेट तो कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, कैलकुलेट कर सकते हैं, कहीं और रेफरेंस डिसाइड करके इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए, इनफाइनाइट शीट के लिए पोटेंशियल हर जगह पर डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन हम लाइन चार्ज के लिए एक्सप्रेशन इसलिए याद नहीं रखते हैं कि इसका एक्सप्रेशन उतना सिंपल नहीं आता है जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आ जाता है। ये एक्सप्रेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड है और उसकी जरूरत उस तरह से मतलब याद रखने की नहीं है। हम प्रॉब्लम में डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल फंडामेंटल से, मतलब रिजल्ट डायरेक्टली हमें याद रखने की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, लाइन चार्ज के लिए, लाइन चार्ज का, क्योंकि एक्सप्रेशन उतना सिंपल नहीं आता है। ठीक है, तो ये तो इनफाइनाइट बॉडीज है। तो फाइनाइट बॉडीज का क्या? ये फाइनाइट लाइन चार्ज है, इसके लिए किसी P पॉइंट पर पोटेंशियल, हाँ, इसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कैलकुलेट करो तो इसका रिजल्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, तो इसीलिए इसके लिए भी हम रिजल्ट नहीं याद रखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो अच्छा अच्छा, अरे मैंने सिर्फ इतना कहा है कि हम पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू KQ/R लिखते हैं, ये मान करके कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ठीक है, इन्फिनिटी को रेफरेंस मान करके ये एक्सप्रेशन डिराइव किया है। ये कहाँ से, ये रिजल्ट कहाँ से आया? पोटेंशियल एनर्जी से आया ना। तो तुम जाकर के देखो पिछली क्लास में कि पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन जो KQ1Q2/R लिखा है, ये कहाँ से लिखा? ये एक्सप्रेशन हमने डिराइव ही किया है इन्फिनिटी को रेफरेंस मान करके। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है ना, ये तभी यूज कर सकते हैं जब इन्फिनिटी हमारा रेफरेंस है, इन्फिनिटी पे हम मान रहे हैं कि पोटेंशियल 0 है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा पॉइंट बोलना कि क्योंकि ये लाइन चार्ज इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रही है, तो बिल्कुल इन्फिनिटी वाले पॉइंट पर अगर यहाँ पे जाओगे, यहाँ पर कि इन्फिनिटी तक चले जाओगे,
तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी क्योंकि वहां पे चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब लाइन चार्ज के लिए, इस लाइन चार्ज के लिए क्योंकि इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रही है, के क्यू बाई आर वाला रिजल्ट नहीं यूज कर सकते, क्योंकि के क्यू बाई आर वाला रिजल्ट यूज करने के लिए इन्फिनिटी को रेफरेंस मानना पड़ेगा, जो कि इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी पे भी चार्ज है, ठीक है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स है, बहुत ही कॉन्क्रीट टर्म्स में मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ी मैथमेटिक्स यूज करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा मतलब ऐसे भी तुम बिना मैथमेटिक्स के ही तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये थोड़ा वैलिड, कुछ ठीक नहीं लग रहा है कि इन्फिनिटी पे चार्ज भी है और वहां पर पोटेंशियल जीरो भी मान ले, ये पोटेंशियल जीरो भी मान ले, वो अलाउड नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही इतना ही बोला है बस। हाँ, ठीक है। तो अच्छी बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो तुम्हें कितने सारे बॉडीज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन तुम्हें याद रखने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पोटेंशियल के लिए तुम्हें सब इन सब बॉडी मतलब सारी बॉडीज के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है। तुम अभी देखोगे कि पोटेंशियल की वैल्यू सिर्फ हम ये रिंग के लिए याद रखते हैं। रिंग के लिए क्या, पॉइंट चार्ज के बाद ना सीधा मान लो पॉइंट चार्ज के अलावा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिजल्ट तुम्हें याद होना चाहिए, क्योंकि लाइन चार्ज तो कैंसिल हो गया, शीट कैंसिल हो गया, ठीक है। आर्क वार्क का थोड़ा बहुत देख लेंगे, लेकिन पॉइंट चार्ज के बाद जो इंपॉर्टेंट बॉडीज है जिनके लिए तुम्हें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है वो और कुछ नहीं है, वो है सॉलिड स्फीयर और वो है हॉलो स्फीयर। इन्हीं दोनों के जो रिजल्ट्स है ना, हॉलो स्फीयर के लिए हर जगह पर पोटेंशियल कितना होगा, सॉलिड स्फीयर के लिए हर जगह पर पोटेंशियल कितना, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। हॉलो स्फीयर के लिए हर जगह पर, सॉलिड स्फीयर के लिए हर जगह पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। ठीक है, लेकिन हम कुछ और कंटिन्यूअस बॉडीज हैं उनका एग्जांपल देख लेते हैं और इसको तुम लोग अभी सॉल्व करोगे। हॉलो और सॉलिड वाला केस हम लेंगे नेक्स्ट टाइम में, लेकिन उससे पहले और कुछ बॉडीज हैं जिनके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुम लोग जरा कैलकुलेट करके बताओ। एक तो ये तुम लोग घर पे ट्राई करना, ये क्योंकि इसके लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया, लेकिन अब तुम्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैंने बोला ना लाइन चार्ज वाला जो केस, फाइनाइट लाइन चार्ज वाला जो केस है, उसके लिए पोटेंशियल की उसके लिए कैलकुलेट करते हैं लेकिन याद नहीं रखते, तो जब प्रॉब्लम आएगा ना, जब प्रॉब्लम आएगी तो उस प्रॉब्लम को वही क्वेश्चन में ही हम सॉल्व कर लेंगे, कि पॉइंट चार्ज वाले एक्सप्रेशन से, के क्यू बाई आर वाले एक्सप्रेशन से क्वेश्चन जब दिया जाए तो उस क्वेश्चन में ही हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हमें बोला गया है कि पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा अगर ये रॉड Q और L की है और ये रॉड A डिस्टेंस पर है पॉइंट से, ठीक है। कैसे कैलकुलेट, पी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, कैसे कैलकुलेट, इसको बहुत सारे एलिमेंट्स में डिवाइड करोगे, हर एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर पोटेंशियल ऐड कर दोगे, इंटीग्रेट करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसा भी ये ऐसा लाइन, ऐसा रॉड है और इसके सामने कोई पी पॉइंट है, इसके लिए भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, हर एक एलिमेंट के लिए ऐड करोगे, लेकिन ये इंटीग्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है, इसीलिए मैं ये तुम्हें करने को नहीं कह रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन सिंपल नहीं होगा, लेकिन तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उसका अप्रोच तुम्हें पता होना चाहिए, अगर इंटीग्रेशन सिंपल होता है तो वो तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, तुम्हें पूछा जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन सिंपल नहीं है, इसलिए रॉड की सिर्फ एक ओरिएंटेशन के लिए कि रॉड की एक्सिस वाले पॉइंट पर तुमसे पोटेंशियल पूछा जा सकता है, ठीक। उसके बाद आते हैं रॉड को बेंड कर देते हैं, बेंड करने के बाद इसको बना देते हैं सर्कुलर आर्क, ठीक है। सर्कुलर आर्क बनाने से पहले सर्कल बना देते हैं, सर्कल है, ठीक है। सर्कल के लिए तो नहीं अभी डिस्कस करना, तो हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है और रिंग के ऊपर चार्ज को हमने बिल्कुल यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दिया है। अब तुम लोगों का दिमाग कितना एक्टिवली अभी काम कर रहा है ये अभी थोड़ी देर में डिस्प्ले हो जाएगा। इस रिंग पे चार्ज को बिल्कुल यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दिया गया है, सेंटर पर पूछा गया है कि पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी,
बताओ। सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? रिंग के सेंटर पर डिफाइंड पोटेंशियल हर जगह पर है, लेकिन सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? गुड। बाकी लोग भी कैलकुलेट करो, कितनी होगी? हाँ वेरी गुड अनुजा। अरे क्या करना चाहिए हमें, इसको बहुत सारे एलिमेंट्स में डिवाइड करना चाहिए, हर एक एलिमेंट के लिए सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करनी चाहिए। तो इसमें से कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं पहले, इसको डी क्यू बोल देते हैं, और इस एक एलिमेंट की वजह से ओ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तो पोटेंशियल की वैल्यू, इस एक एलिमेंट की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी? के के डी क्यू अपॉन आर, आर इज द रेडियस। अब इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स है ना, सबकी वजह से पोटेंशियल ऐड करना है, सबकी वजह से पोटेंशियल ऐड करना है। तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा सेंटर पर? कहाँ चला गया? टोटल पोटेंशियल कितना होगा? हाँ, ये v की वैल्यू होगी, इस इंटीग्रल में ना तुम देख सकते हो कि ये तो कांस्टेंट था ही, लेकिन इस इंटीग्रल में r भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, पोटेंशियल में दो ही टर्म्स होते हैं, चार्ज और डिस्टेंस। तो तुम देख सकते हो हम रिंग के किसी भी एलिमेंट की वजह से सेंटर पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, तो आ, किसी भी एलिमेंट के लिए ये जो आर है ना, क्योंकि एलिमेंट कोई भी हो, उस एलिमेंट से सेंटर की डिस्टेंस सेम रहेगी, तो हर एलिमेंट की ऐसे पोटेंशियल के एक्सप्रेशन में आर सेम रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स तो सेम ही रहेंगे। तो हर एलिमेंट के लिए अगर हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने में ये टर्म तो सेम ही है ना, ये टर्म कॉमन होगा, ऐड चार्ज ही होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेट करके हम देख सकते हैं, इंटीग्रेट करके देख सकते हैं कि के और आर कांस्टेंट है, बाहर आएगा, ये इंटीग्रल ऑपरेट होगा डी क्यू पर। ठीक है, और ये इक्वल होगा के कैपिटल क्यू अपॉन आर। तो बिल्कुल वही एक्सप्रेशन आएगा जो कि पॉइंट चार्ज के लिए आता है। ठीक है, तो ये रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बिल्कुल उतनी आ रही है जितनी की पॉइंट चार्ज के लिए आती है। कि पॉइंट चार्ज के टाइप का एक्सप्रेशन है, वरना पॉइंट चार्ज के लिए तो हमें बताना पड़ेगा चार्ज क्या है, डिस्टेंस क्या है ना। तो यहाँ पे रिंग पे टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, रेडियस आर है, उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू है। अब मेरा क्वेश्चन है, अगर इसके सेंटर के अलावा कोई किसी पॉइंट पर तुमसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जाता, ये रिंग है, रिंग के सेंटर पर तो तुम खुशी खुशी बता देते हो कि वाह रिंग का सेंटर तो सबसे अच्छा पॉइंट मिल गया, इसके लिए इसके सेंटर पे पोटेंशियल बताना तो सबसे आसान काम है। ठीक है, बाएं हाथ का खेल है, कैलकुलेट कर लिया सेंटर पे पोटेंशियल, लेकिन सेंटर के अलावा कोई पॉइंट अगर दिया जाता है तो पोटेंशियल कितना होगा? ये रिंग है और इसका सेंटर है, और सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू आ गई के क्यू अपॉन आर, जहाँ पे क्यू और आर रिंग पे टोटल चार्ज है और आर रेडियस है। अब मैं कह रहा हूँ मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताओ, यहाँ पर ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? डायरेक्टली बता ही नहीं सकते कि क्यू बाई आर होगा, कैसे होगा? किस लॉजिक से होगा? यही यही सिखाया है। अरे इसका एक एलिमेंट उठाओ, इस एलिमेंट की वजह से ए पॉइंट पर देखो, दूसरा एलिमेंट उठाओ, पोटेंशियल लिखो, तीसरा एलिमेंट उठाओ, पोटेंशियल लिखो। हर एक एलिमेंट के लिए एलिमेंट बाय एलिमेंट जब पोटेंशियल ऐड करोगे, तो यहाँ पर चार्ज तो जो भी है, लेकिन हर एलिमेंट की डिस्टेंस अलग अलग है, कि डिस्टेंस अलग अलग है। तो ये आर की जो वैल्यू है ना, वो लिखना उतना आसान नहीं है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा उतना सिंपल नहीं होगा। ठीक है, तो हम सेंटर पर तो लिख सकते हैं, क्योंकि सेंटर ऐसा पॉइंट है जो कि हर एक एलिमेंट से सेम डिस्टेंस पर है, तो पोटेंशियल लिखने में जो डिस्टेंस वाला टर्म है वो सब में कॉमन है, तो ऐड हमें सिर्फ चार्ज को करना पड़ता है। लेकिन
इसके अलावा किसी भी पॉइंट पर, चाहे यहाँ पर वो पॉइंट हो, यहाँ पर हो, यहाँ कहीं पर भी हो, उस पर पोटेंशियल हम डायरेक्टली बता ही नहीं सकते। ठीक है, इतना कह सकते हैं कि हाँ, अगर हम रिंग के, मैं तुम्हें हिंट देता हूँ कि अगर हम इसके पास जाएंगे ना, ये स्फेयर कौन कह रहा है, ये रिंग है भाई, ये रिंग है, रिंग रिंग रिंग, ये रिंग है, स्फेयर नहीं है। तब से मैंने रिंग ही तो बताया, कहीं पे स्फेयर लिखा है क्या इससे पहले? हाँ, ये रिंग है, इसको रिंग, स्फेयर नहीं है। कहाँ चला गया मेरा रिंग? हाँ ठीक है, अब इसके, अच्छा चलो फिर आईक्यू का क्वेश्चन। इस पॉइंट पर तुम्हें क्या लगता है, ये डी पॉइंट और सी पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या रिलेशनशिप होना चाहिए? डी पर पोटेंशियल गेस करना है, मैं बहुत रिजिड आंसर नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। डी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी? कितना होगा उसके लिए तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, हर एलिमेंट से डिस्टेंस, कम या ज्यादा? ठीक है, तुम लोग आंसर कर रहे हो, लेकिन उसका कोई उसका कोई रीजन बता सकते हो? इस गेस का कोई रीजन बता सकते हो? अगर हम रिंग से बहुत दूर चले जाएंगे, बाहर, रिंग के बाहर बहुत दूर चले गए, तब तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करेगी। लेकिन रिंग के जो सरकमफ्रेंस है उसके पास अगर जाएंगे, तो तुम्हें क्या लगता है, पोटेंशियल बढ़ेगा या कम होगा? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसका आंसर तुम लोग सोच करके आना। उससे पहले मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, तुम लोग इसको ऐसा करना, कैलकुलेट करना, ठीक है, इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना, पहले गेस करना और कैलकुलेट करना। ये अरेंजमेंट ऑब्वियसली रिंग के अरेंजमेंट से डिफरेंट है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सेंटर पर तुम पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हो। अगर ये डिस्टेंस मान लो 2L है, तो सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू हो जाती है के क्यू अपॉन 2 टाइम्स के क्यू अपॉन एल। ठीक है, ये बोले। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इस सेंटर के अलावा मान लो इसके थोड़ा हम लेफ्ट जाते हैं, ठीक है, डी पॉइंट पर क्या लगता है तुम्हें, पोटेंशियल ज्यादा होगा या कम होगा? टेल मी। यस, डी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? बाकी लोग भी आंसर दो। ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा पता है? अरे, ज्यादा क्यों होगा पता है? ये तुम लोगों को मैंने क्लास में बताया है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हम क्वेश्चन कर रहे थे। इसलिए ज्यादा होगा कि हम, इतना तो क्लियर है कि हम पहले चार्ज के पास जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ेगा, दूसरे चार्ज से दूर जा रहे हैं तो पोटेंशियल घटेगा। ठीक है, लेकिन लेकिन पहले चार्ज के पास जाने में पोटेंशियल जितने अमाउंट से बढ़ेगा, ठीक है, उससे कम अमाउंट से पोटेंशियल दूसरे चार्ज की वजह से डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि सेम डिस्टेंस जाने पर, पास जाने पे पोटेंशियल राइज ज्यादा करता है, और सेम डिस्टेंस दूर जाने पे पोटेंशियल फॉल कम होता है। क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल का जो ये पहले थोड़ा बता चुका, इसलिए थोड़ा जल्दी नहीं बता रहा हूँ। कुछ कर ऐसा ऐसे होता है। मैं कह रहा हूँ मान लो ये आर है, इस पॉइंट पर तुम यहाँ पर मान लो खड़े हो, इस आर पर खड़े हो, तो पोटेंशियल की कुछ भी वैल्यू आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब अगर सेम डिस्टेंस तुम इससे लेफ्ट में जाओ, राइट में जाओ, पास जाने पर पोटेंशियल में राइज ज्यादा होगा और दूर जाने पर फॉल कम होगा। ठीक है, तो पहले चार्ज के हम पास जा रहे हैं, तो पास जाने की वजह से मान लो अगर 100 वोल्ट का राइज हो रहा है, तो दूसरे चार्ज की वजह से दूर जाने से फॉल 50 जूल का ही होगा, तो ओवरऑल पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। दूसरा तरीका है कि तुम
बीच में क्या होगा पोटेंशियल मत सोचो, तुम सोचो सेंटर से चलते चलते जब बिल्कुल हम एक पॉइंट चार्ज के पास आ गए, तो इसके बिल्कुल पास तो इन्फिनिटी है, इसका अपना ही पोटेंशियल इन्फिनिटी है, तो टोटल पोटेंशियल तो बड़ा ही ना। यहाँ पे पोटेंशियल 2kq/2kq/L है और यहाँ पे पोटेंशियल इन्फिनिटी है, तो हम जब लेफ्ट ट्रैवल करें पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, तो डी पर पोटेंशियल ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, हालांकि इसको टेस्ट करना चाहिए, लेकिन तुम ऐसे गेस कर सकते थे। तो लाइक वाइज हम चार्ज के पास जाएंगे ना पोटेंशियल बढ़ेगा, तो हम सर्कमफेरेंस के पास वाले रीजन में रहेंगे, ज्यादा पोटेंशियल होगा। ये अंदर वाले पॉइंट्स में सी पर जो पोटेंशियल है सबसे कम होना चाहिए और बाकी पॉइंट्स पे पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, लास्ट पॉइंट बस इसमें ऐड कर देता हूँ, ये मुझे पहले ही बताना चाहिए था। मैंने तुमसे जब ये क्वेश्चन पूछा रिंग का, तो मैंने बोला कि तुम्हारे पास जो गिवन रिंग है उस पे चार्जेस को बिल्कुल यूनिफॉर्मली स्कैटर किया गया है, चार्जेस को बिल्कुल यूनिफॉर्मली स्कैटर किया गया है। ठीक है, अब पूछा गया कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करो। हाँ सुहाना, मैं वही कह रहा हूँ जो तुमने आंसर दिया। हाँ तो ये रिंग है, हाँ रिंग के ऊपर चार्ज को बिल्कुल यूनिफॉर्मली स्कैटर। अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर चार्ज को बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्मली स्कैटर कर देते हैं, ठीक है ऐसे रख दिए, लेकिन टोटल चार्ज अभी क्यू जो पहले यूनिफॉर्मली स्कैटर था उसको नॉन यूनिफॉर्मली स्कैटर कर दिया। अब पूछा जा रहा है कि सेंटर पर पोटेंशियल कैलकुलेट करो, कितना होगा? ये भी k/r के इक्वल ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी तुम हर एक एलिमेंट के लिए पोटेंशियल तुम जब ऐड करोगे तो उसमें k और r कांस्टेंट होगा, बाहर ही आएगा। ठीक है, इंटीग्रल k dq अपॉन कैपिटल R, तो ये दोनों टर्म्स कांस्टेंट है, तो चार्ज कहीं पर भी रखा हो सारे चार्ज को ऐड ही तो हमें करना है, तो सारे चार्ज को ऐड करेंगे तो चाहे वो यूनिफॉर्मली स्कैटर किए गए हो या नॉन यूनिफॉर्मली स्प्रेड किए गए हो, सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा k/r ही होगी। और यही नहीं, अगर इसकी जगह हमें कंप्लीट रिंग की जगह हमें सर्कुलर आर्क भी दे दिया जाता ना, ये आर्क दे दिया गया है, सेंटर पर पोटेंशियल पूछा गया है, लेकिन अगर इस आर्क पे टोटल चार्ज क्यू है, सेंटर की बात कर रहा हूँ क्योंकि सेंटर ऐसा पॉइंट है जो कि हर एक एलिमेंट से सेम डिस्टेंस पर है, हर एक एलिमेंट से सेम डिस्टेंस पर अच्छा ये होता है कि जब तुम पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करने जाते हो तो उसमें ये जो आर है ना ये कांस्टेंट हो जाता है और तुम्हें ऐड सिर्फ चार्जेस को करने हो, ऐसा तभी होगा जब आर सेम है। आर सेम ऐसे ही पॉइंट के लिए आएगा जो कि सारे एलिमेंट से सेम डिस्टेंस पर है। ठीक है, फिर चाहे चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म, पोटेंशियल का एक ही रिजल्ट होगा k/r। लेकिन अगर यहाँ पर पूछा जाए, यहाँ पर नहीं बता सकते, किसी और पॉइंट पर नहीं बता सकते, इक्विडिस्टेंट पॉइंट के लिए पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा k/r की इक्वल होती है। तो इसके साथ क्वेश्चन बनता है कि ये जो रिंग था अगर इसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल पूछ दिया जाए तो तुम देख सकते हो ये एक्सिस का सिर्फ सेंटर ही नहीं, एक्सिस के सारे पॉइंट्स रिंग के हर एक एलिमेंट से सेम डिस्टेंस पर है, तो इस पी पॉइंट पर एक्सिस वाले पॉइंट पर भी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी पता है? अगर ये x डिस्टेंस पर है और ये r है तो ये वैल्यू होगी q² + r² अंडर रूट। ये क्या लिखा है, q² क्यों लिखा, x² लिखा है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कुछ पूछना है तो पूछ लो।